उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ इनका नाम राधे कृष्णा। ये हैं उड़ीसा के करांजिया जगह से। 1988 इनका डेट ऑफ बर्थ है। और सवाल, गुरु की दशा आने वाली है या अभी तुरंत ही चलने वाली है, वो कैसी रहेगी, और शनि की दशा कैसी रहेगी, बाकी के जो गुरु के अंतर में बाकी के सारे ग्रह हैं वो कैसे रहने वाले हैं। पर भवन वगैरह से भी इनके सवाल हैं, भवन का सुख कैसा है, और चंद्रमा। पंचांग पहले पढ़ के बता देता हूँ। इनका जन्म श्रावण माह में हुआ है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति बड़ा ही शुद्ध मन का होता है, अंतःकरण अच्छी होती है, थोड़ा ईर्ष्यालु होता है, अब बुद्धिमान होता है, कानूनबाज होता है, किसी भी चीज़ को विद्वता से हासिल करना चाहता है, लड़ाई नहीं लड़ना चाहता, सरकार से संबंध बना करके काम करता हुआ, सरकार के बनाए गए नियमों पे और उनके बनाए गए नियमों का पालन करने वाला होता है, धार्मिक होता है, आध्यात्मिक होता है, कभी भी उसके जीवन से धर्म गायब नहीं होता, हमेशा ही भगवान नारायण की भक्ति में लीन रहता है, पुरोधा होता है, धर्म को मान करके, जान करके, समझ करके धर्म के अनुरूप ही काम करने वाला होता है। इतनी सारी चीजें खाली श्रावण माह में नहीं होती हैं, मैंने इतनी सारी चीजें बता दी। दक्षिणायन में जन्मे हैं, इस वजह से आत्मबल थोड़ा कभी कभी रोस्ट होता है, या ये कह सकते हैं कि हालांकि आपकी कुंडली में ना तो बालारिष्ट योग है, आपकी कुंडली में ना तो कोई दुर्घटना के योग हैं, आपकी कुंडली में ना तो हृदय रोग के कोई प्रभाव हैं, आपकी कुंडली में ना तो कोई नेत्रों से संबंधित समस्या है, ना तो कोई स्वास्थ्य में कोई अकाल मृत्यु का ऐसा कोई योग नहीं है, कोई दुर्योग नहीं है। अगर ऐसा हो तो मैं बता देता, ऐसा कुछ भी नहीं। वर्षा ऋतु में जन्मे होने से व्यक्ति के बुद्धि में बहुत सारे प्रक्रम चलते हैं। शुक्ल पक्ष के चतुर्थी के चंद्रमा पापग्रह होते हैं, इस वजह से यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें अंतर में स्पष्ट हो जाती हैं। शुक्ल पक्ष के चतुर्थी के चंद्रमा अगर होंगे तो पापग्रह के चंद्रमा, अब पापग्रह के जो चंद्रमा होंगे वो व्यक्ति को धन, धर्म, स्वास्थ्य और धन का संचयन, ये थोड़ा प्रभावित होगा, मतलब थोड़ी कमजोरी से। मंगलवार के जन्मे होने से व्यक्ति बुद्धिमान होता है, यशस्वी तो होता है, मज्जा और हड्डी से मजबूत होता है, मतलब बुद्धि प्रबल होती है, और मैटेरियलिस्टिक होता है, मैटेरियलिज्म जो बोलते हैं ना उसको, उसका संचित करने वाला होता है। शनि की तीसरी दृष्टि यहीं पे है, राहु स्वग्रही होकर के बैठे हैं। बुध की दृष्टि है, इस भाव से केंद्र में गुरु बैठे हैं, इस भाव से ठीक आगे पराक्रमी ग्रह मंगल, और इस भाव पे राहु केतु का प्रभाव। इस भाव में जो ग्रह दिग्बली होते हैं वो शुक्र और चंद्रमा। चंद्रमा एकादश में बहुत ज्यादा बढ़िया, मंगल से दृष्ट जो कि रोगेश है, इस वजह से थोड़ा बहुत स्वास्थ्य में कमजोरी, एक सामान्य बात, वो बहुत ज्यादा नहीं। शुक्र और चंद्रमा केंद्र में, ये बहुत अच्छी बात, रिसर्च का क्षेत्र बहुत अच्छा, व्यक्ति सोचता बहुत अच्छा है। सूर्य और चंद्रमा का जो संबंध है वो तृतीय एकादश में का है, इसे बहुत अच्छा कहेंगे। पर यहाँ पे हत हंत योग बनता है। जैसे सूर्य अगर कर्क राशि के बैठे हों और चंद्रमा उससे कन्या राशि में बैठे हों, ये बात किसी भी कुंडली में लागू होगी। अगर सूर्य कर्क राशि के हों और चंद्रमा उससे 3 घर आगे बैठे हों तो इसे हत हंत योग कहते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि व्यक्ति जो है वो कई बार कुछ उसके जीवन में अच्छे योग भी बनते हैं, कुछ बुरे योग भी बनते हैं, हालांकि इसे अच्छा ही कहा जाता है। कई बार अपने गलत निर्णयों के कारण उसको नुकसान उठाना पड़ता है, ये इसका परिणाम होता है। संबंधों में देखेंगे तो आगे यहाँ पे और बता देता हूँ। हस्त नक्षत्र में व्यक्ति जन्मा है, चंद्रमा का यह नक्षत्र, चंद्रमा एकादशवें में, कन्या राशि का अधिपति बुध केंद्र में वही निकट में बैठे, पर द्विद्वादश के संबंध में है, इस वजह से व्यक्ति के निर्णय गलत साबित हो सकते हैं। धन उठाने से पहले, धन देने से पहले, धन को लगाने से पहले अवश्य ही विचार करना होगा। कारण, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि, मंगल की दृष्टि, लग्न के अधिपति मंगल जो है वो किसी भी शुभ ग्रह से प्रभावित नहीं है, पापग्रह होकर के चंद्रमा देख रहे हैं, गुरु का कोई संबंध नहीं, शुक्र मंगल से केंद्र में है, बहुत अच्छा नहीं होगा। इस भाव के अधिपति तृतीय एकादश में शुभ ग्रह होकर के इसे बहुत अच्छा नहीं कहेंगे। संतान का सुख है लेकिन थोड़े कमजोरीपन के साथ, और उसके लिए मंथन की आवश्यकता है। आप कभी भी उसके लिए प्रयास नहीं कर सकते, और कभी भी थोड़े बहुत कमजोरीपन के साथ ही उसका प्रभाव देख रहा हूँ, क्योंकि मंगल है वहां पे और उस भाव से केंद्र में शनि बैठे हैं जो कि अच्छा नहीं होगा, और गुरु पंचम भाव के अधिपति होकर के केंद्र में अकेले, सप्तम भाव में राहु से केंद्र में, केतु से केंद्र में, और किसी भी शुभ ग्रह का कोई असर नहीं है पंचमेश पे। इस वजह से पंचम भाव थोड़ा परेशान अवश्य है। इस कारण से ही व्यक्ति के रिकॉग्निशन में, यश में, कीर्ति में, मान में, सम्मान में, पद में, प्रतिष्ठा में, प्रभाव में थोड़ी बहुत कमजोरी देखी जाती है।
आगे बढ़ता हूं। काम व्यक्ति जो भी करता है वो बहुत ही स्पष्ट और हृदय से करता है, संतुलित है, कमजोर नहीं है, झूठ नहीं बोलेगा, सत्य बोलेगा, अपने आप में मगन रहने वाला है, दूसरों से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रखता है, कम मित्रों वाला है, पर जो भी मित्र हैं वो बड़े ही अच्छे हैं। वाणिज्यकरण में जन्मे होने से व्यवसायिक नेचर का है, इस वजह से उसको लाभ और हानि का आभास होना आवश्यक होता है। वैश्य वर्ण और देवगण और सुवर्ण का पाया राशि का, इस वजह से व्यक्ति व्यवसायिक नेचर का और साथ ही साथ शुद्ध मन का होता है, मनस्विता का गुण उसके अंदर होता है, पुरस्कृत होता है। वृश्चिक लग्न का है तो सरकार से जुड़ करके पदाधिकारी के पद पे, मैनेजमेंट के पद पे, वन विभाग में, जल विभाग में, सड़क के क्षेत्र में, पीडब्ल्यूडी आदि में, उसके बाद आपको बता दूं तो होटल वगैरह के क्षेत्र में, फर्नीचर के क्षेत्र में, गणना करने के क्षेत्र में, जहां दिमाग ज़्यादा लगाना हो, पॉलिटिक्स खेलना हो, उसके क्षेत्र में, छोटे छोटे जहां पे हिसाब किताब लगाए जाते हों, कल पुर्जे लगाए जाते हों, उस क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति काम करता है। पत्थरों का काम, पहाड़ों का काम, जमीनी लिखाई पढ़ाई, वो जो वकीली, मुंशीगिरी, ये सब काम टैक्स डिपार्टमेंट में हो जाए। और उसके बाद जैसे होता है ना, वो जो ऑपरेशन करते हैं उसमें जो जांच करते हैं, पोस्टमार्टम वगैरह, उसमें भी व्यक्ति होता है बहुत सूक्ष्म अन्वेषण करने वाला। ये शुक्र जो है ना, कि आपको पता नहीं है कितना खेल खेल रहे हैं, बहुत ज्यादा भूमि। ये शुक्र जो है वो मिथुन राशि के बैठे हैं, ये यहाँ बैठे। अब यहाँ बैठ करके अगर आपकी कुंडली में शुक्र यहाँ बैठेंगे तो वो भाग्य भाव को देखेंगे। तो सोच के देखिए, जब यहाँ बैठे हैं और शनि को देख रहे हैं, जो कौन है, धन भाव, पराक्रम भाव का अधिपति है, जो कौन है, सुखेश है। तो सुख भाव के अधिपति और पराक्रम भाव के अधिपति पे अगर शनि बनते हो तो पहले तो व्यक्ति को माता से लाभ दे देंगे, और उस पर शुक्र की दृष्टि पड़ जाएगी। मतलब चतुर्थ भाव के अधिपति के ऊपर उस भाव से चतुर्थस्थ जो ग्रह है शुक्र, उसकी दृष्टि है, और उसका वो मित्र भी होता है। अब यहाँ रोक करके आपको थोड़ी सी चर्चा आपके लग्न पे कर देता हूँ। लग्न 25 डिग्री का, यह मजबूत 13 डिग्री से लेकर के 26 डिग्री तक का लग्न बलवान कहा जाएगा। और ऐसी अवस्था में व्यक्ति प्रौढ़ होता है, मजबूत होता है, इच्छा शक्ति का, और साथ ही साथ कर्मठ होता है। बोलते हैं ना, वो गांव में हमारे यहाँ पोस्टर लगाया जाता है, क्या लगाते हैं, सुयोग्य, प्रगतिशील, कर्मठ, जुझारू उम्मीदवार, ऐसे करके, और बगल में उनको बलि का बकरा बना दिया जाता है, पूरा गेंदे के फूल से उनकी माला सजा दी जाती है, और हाथ जोड़ करके बोल दिया जाता है खड़े रहो, नेताजी तस्वीर बन जाएगी। और फिर जो है वो कहाँ गायब होते हैं वो ठिकाना ही नहीं है। और तो और जब आप उनसे बात करने जाइए तो ऐसा लगता है जैसे कि उतनी तो स्थिति, जब वो मतलब क्या कहें, बात ही अलग है। आइए, वहाँ उधर नहीं मोड़ूंगा आपको। तो यहाँ मैं सबसे पहले लग्न पे आता हूँ। बहुत अच्छा लग्न बना है, मतलब अच्छा बना है। ज्येष्ठा नक्षत्र 25 डिग्री पे जो है वो ये तीसरे चरण में आ जाएंगे, और ज्येष्ठा नक्षत्र तीसरे चरण के अधिपति जो हैं वो शनि हो जाएंगे। अब होता क्या है कि वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए शनि जो होते हैं वो सुख भाव के अधिपति होने के साथ साथ ये महोदय घूम करके जो हैं वो, आप देखिएगा तो त्रिक भाव के अधिपति हो जाते हैं। इस वजह से ये यहाँ पे कारक नहीं होते। तो वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए शत्रु लग्न या शत्रु राशियां कौन कौन सी होंगी? मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। इन लोगों से बच के रहना चाहिए। पर मित्र कौन होगा? कर्क राशि और मीन राशि। आपकी कुंडली में सप्तम में गुरु जो बैठे हैं ये कई बार कमजोर करेंगे। इस भाव को तो करेंगे ही, इस भाव को भी करेंगे। हालांकि इस भाव को अलग तरीके का बल देंगे। माता जो है वो शिक्षिका के तौर पे होती हैं और उनके पास आयु भी होती है। साथ ही साथ वो थोड़ी अनुशासित भी होती हैं और घर में थोड़ा कलह भी होता है। पत्नी के आने के बाद थोड़ा बढ़ सकता है कभी कभी, हालांकि वो बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि राहु वहाँ स्वग्रही होकर के बैठे हैं। इस वजह से वक्री है शनि आपकी कुंडली में। स्पष्ट, बुद्धिमान, गंभीर और ओजस्वी, ये सब बना देते हैं और सब दे देते हैं, मिल जाता है, ये शनि दे देते हैं। क्योंकि वो, अब सबसे अच्छी बात है, अब जरा गंभीरता से विचार करें तो किसी भी पापक ग्रह का शुभ ग्रह की राशि में बैठना अच्छा होता है, और शुभ ग्रह का तो शुभ ग्रह की राशि में बैठना वैसे भी अच्छा होता है।
तो अच्छा क्या क्या हो गया, चंद्रमा शुभ ग्रह की राशि में बैठ गए, वो जन्म कुंडली में निकटस्थ बैठ गए। अब जरा गौर से देखिए तो बुध जो है वो केतु राहु के प्रभाव में है और गुरु से केंद्र में, तो बुद्धिमान योग बन जाएगा। और बुध जो जिस राशि में बैठे उस राशि का अधिपति इस कुंडली के लिए कारक होता है, तो धर्म कर्माधिपति योग, कर्म के अधिपति और धर्म में बैठ गए। मंगल से पंचमस्थ हो गए, लग्नेश पंचम में, लग्न पे गुरु की दृष्टि, लग्न पे किसी पापक ग्रह की दृष्टि नहीं। चंद्रमा पर दो दो पापक ग्रहों का प्रभाव, शनि की 10वीं दृष्टि और मंगल की 7वीं। चंद्रमा पे राहु का प्रभाव नहीं है, गनीमत है। शुक्र से चंद्रमा केंद्र में, अच्छी बात है। यानी कि चंद्रमा पे शनि और मंगल के प्रभाव से चंद्रमा प्रभावित होंगे, लेकिन चंद्रमा जैसा जो ग्रह है वो लाभ भाव में बैठे तो बहुत आनंदित कर देता है। ईश्वर के प्रभाव से, भगवान की कृपा से व्यक्ति समस्त इच्छाओं की पूर्ति कर देता है, जो भी उसको चाहिए होता है वो उसको दे देते हैं। पर उसमें मशक्कत, उसमें देर, उसमें इच्छा के थोड़े कम होने का, विलंब से मिलने का योग भी बनेगा। कारण क्योंकि उसमें दो पापक ग्रहों का प्रभाव है, लेकिन एक शुभ ग्रह गुरु की दृष्टि भी है। परंतु गुरु का प्रभाव थोड़ा कमजोर इसलिए होगा क्योंकि वो स्वतः अकेले हैं, स्थान हानि करो जीव, पर वो देखेंगे तो अच्छा देखेंगे। लेकिन किसको देख रहे हैं, गौर करिए, इस कुंडली में बुध अच्छे नहीं होते और गुरु की दृष्टि बुध की राशि पे जाएगी तो बहुत अच्छी नहीं होगी। जितना लाभ वो लग्न को देकर के करेंगे, जितना लाभ यहाँ पे करेंगे, जितना लाभ यहाँ करेंगे, तीनों का अंतर अलग होगा। गुरु यहाँ के लिए अगर 25% का परिणाम करेंगे तो यहाँ वो 75% का परिणाम करेंगे क्योंकि मित्र की राशि को देख रहे हैं, और यहाँ वो कमजोर 25 से भी कम परिणाम कर देंगे क्योंकि वो नीच की दृष्टि देखेंगे, इस कारण से। और यहाँ का अधिपति धन कमाए कब तक, जब तक शरीर चले तब तक। उसके बाद व्यक्ति को किसी दूसरे के ऊपर आश्रित ना होना पड़े, इसका प्रबंध करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि शनि जो है वो तीसरी दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, तो व्यक्ति भवन भूमि तो जोड़ देगा, इसमें तो कोई सवाल ही नहीं है। क्योंकि इसके ठीक आगे मंगल बैठे हैं, अगर चतुर्थ भाव के ठीक आगे मंगल बैठ जाएं, शनि पीछे बैठ जाएं, तो या शनि राहु मंगल का प्रभाव हो जाए तो व्यक्ति भवन भूमि इकट्ठा कर लेता है और खास करके उसी क्षेत्रों से काम करता हुआ भी देखा जाता है। अब उसके बाद आपको बताता हूं, यहां पे लग्नेश पंचम भाव में, व्यक्ति भाव में कृतज्ञता का भाव रहेगा, ज्ञानी हो जाए, गूढ़ हो जाए, रहस्यमय हो जाए, चिंतन करने वाला। और इस कुंडली के लिए 9 अंक अच्छी रहे, 9 तारीख मतलब 9 अंक अच्छा रहे। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में, मैं अब आपको यहाँ पे नक्षत्र पे था, तो ज्येष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण के अधिपति शनि बनेंगे, जो आपकी कुंडली में मूल नक्षत्र के बैठ करके आपकी समस्याओं को कई गुना बढ़ा रहे हैं। स्वास्थ्य में परेशानी नहीं रहेगी, पर अड़चने आती रहती हैं। कैसी? काम में, धन बजट बनाने में, जिम्मेदारियों का बोझ कभी कमी ना हो, दूसरे को खींच करके लेकर के चलना पड़ता है। आपका काम दूसरों के चलते ज्यादा प्रभावित होता है। अपनी नाड़, अपने पजामे का नाड़ा ढीला है और दूसरे का बांधने चलता है बत्ती, ऐसा होता है। दूसरे नंबर पे होता है व्यक्ति जो है वो, आप वो करके हैं, शर्मा जी मेढ़ कटी है, तो पहले अपने खेत का मेढ़ ना बांधेगा, पहले वो दूसरे के खेत का मेढ़ बांधेगा। हमारे यहाँ अभी खेती का समय चल रहा है, तो हमारे यहाँ एक मुखिया जी हैं जो खेती करते हैं। वो लड़के ही, अभी बच्चे, मतलब उम्र है, मेरे ही साथ पढ़ते थे, खेती करते हैं। तो वो क्या करते हैं कि जब धान की फसल को पानी की आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी वो जाकर के दूसरे की मुहानी काट करके अपने खेत में डाल देते हैं, अपने खेत में डाल देते हैं। उनको दिमाग में यही बात बैठी हुई है कि धान के खेत में हमेशा पानी भरा होना चाहिए, चाहे वो फसल कटने की बारी ही क्यों ना हो, ऐसा है। तो इस वजह से वो कई बार जो है वो हंसी के पात्र भी बन जाते हैं कि कम से कम खेत में पानी की कब आवश्यकता है, इसकी आवश्यकता जान लेनी चाहिए। तो हमें ये भी, यहाँ पे मेरे कहने का ये मतलब भी है कि हमें अपनी आवश्यकता पूरी कर लेनी चाहिए। पहले अपनी जेब भर लीजिए, फिर दूसरों का भरिए। अगर आप खुद के बारे में विचार करने लगेंगे तो निस्संदेह ये व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति अपना ले तो वो कभी गरीब नहीं हो सकता, और कभी भी दुनिया का कोई भी व्यक्ति अमीर और गरीब का भेद मिट जाएगा, क्योंकि सबके जेब भरे पड़े हैं, ये बात। हालांकि हमें अपने रिसोर्स का सही इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पे चंद्रमा और मंगल का संबंध बहुत अच्छा बना है, और दूसरे नंबर पे गुरु का प्रभाव चंद्रमा पे है। मंगल और चंद्रमा, गुरु, शनि मंगल गुरु का प्रभाव है चंद्रमा पे। इस वजह से मन जो है वो धर्म से भी जुड़ा है, उसमें बुद्धिमानी भी है और उसमें दुख भी है, क्योंकि शनि देखेंगे तो दुख है,
कम्युनिकेशन भी वो करना चाहता है, कम्युनिकेट करना चाहता है, दुनिया को समझना चाहता है। दशाओं के आधार पर अगर बात करेंगे तो आपकी कुंडली में शनि और मंगल की दशाएं जब एक साथ टकराएंगी, जैसे गुरु में शनि आए और शनि में मंगल आ जाए प्रत्युंतर में, तो वो गड़बड़ खड़ा होगा। बाकी आपकी कुंडली में गुरु और शनि का संबंध जो है वो थोड़ा कमजोर कर सकता है। मतलब आपकी कुंडली में जो 24 से 27 तक की दशा रहेगी वो थोड़ी कमजोर हो सकती है। बाकी 27 से 29 ठीक रहे। गुरु में केतु भी आएंगे तो भी आपको कमजोर नहीं होना पड़ेगा। गुरु में शुक्र आएंगे तो थोड़ा बहुत कमजोर होना पड़ेगा। उस समय आपका व्यय बढ़ सकता है। उस समय आप जो है वो थोड़े स्वास्थ्य से चिंतित होंगे, गैस्ट्रिक पेशेंट हो जाएंगे, अपच, एसिडिटी, कब्जियत की समस्या बढ़ेगी, दाम्पत्य में खर्च होता है, ससुराल क्षेत्र से व्यक्ति को नुकसान होता है। गुरु के बाद सूर्य आएंगे तो आपकी कुंडली में आपको स्थापित करेंगे, बेहतरीन बनाएंगे, चमक निखर करके सामने आएगी, आप अपने आप को स्वस्थ और मजबूत, और आपका कर्म क्षेत्र बहुत मजबूत हो जाए। चंद्रमा आ जाए तो फिर से वापस व्यक्ति जो है वो भाग्य का बल बढ़ता है, धार्मिक कृत्य करता है, घर में मांगलिक कृत्य होते हैं, कुछ अच्छे अवसर होता है, संतान का सुख बढ़ता है, संतान पवित्र हो जाती है, व्यक्ति जो है वो इधर उधर भटकाव से मुक्त होकर के अपने फोकस होकर के काम करता है। गुरु में चंद्रमा आ जाए तो व्यक्ति संतान के लिए, भवन भूमि के लिए प्रयास कर सकता है। वैसे भी आपकी कुंडली में उसका सुख बहुत अच्छा है, मैं ये बात गारंटी से कह सकता हूँ। अगर प्रयास करना चाहते हैं तो 24 के अगस्त से लेकर के 27 के फरवरी महीने तक या 27 के अंतिम मध्य तक आप प्रयास कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में चंद्रमा की दशा अच्छी जाएगी, थोड़े बहुत कमजोरीपन के साथ, क्योंकि शनि मंगल का प्रभाव है। 2 पापक ग्रह तो कम से कम देख रहे हैं, पापक ग्रहों का प्रभाव ज्यादा है उस पर, एक ही शुभ ग्रह देखा ना, इस वजह से। और उसमें भी तो वो जन्म कुंडली में कम से कम पंचमेश होने के साथ द्वितीय होते हैं। इस कुंडली में मारक तो होंगे नहीं, लेकिन द्वितीय भाव के अधिपति हैं, सप्तम में बैठे हैं। व्यक्ति को खुद का कारोबार करना चाहिए, किसी दूसरे के बल पे भागने की आवश्यकता नहीं है, और आप न तो वो कर पाएंगे। सूर्य जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस आधार पर आपको चालाक और चालू बना रहे हैं। चंद्रमा आपकी कुंडली में सफल, मानसिकता का, बुद्धिमान, और साथ ही साथ स्पष्ट और शुद्ध अंतःकरण का बना रहे, धार्मिक और प्रणेता बना रहे। बड़े जनों का आशीर्वाद मिलता रहेगा, हमेशा ही आपके पूर्वज जो हैं वो आपको आशीर्वाद देते रहेंगे। माता और पिता, इन दोनों का सुख आपकी कुंडली में बहुत अच्छा देख रहा हूँ। व्यक्ति पिता का भरपूर सुख भोगता है और पिता के जैसा होता है, दिल डॉल होता है, मजबूत, मतलब हट्टा कट्टा होता है, ऐसा। मंगल आपकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर आपको तकनीकी जानकारी होती है और व्यक्ति जिज्ञासु होता है। साथ ही साथ ईर्ष्यालु होने की प्रवृत्ति में, और रणनीति करने वाला, रणनीति बनाने वाला, बहुत ही सूक्ष्म अन्वेषण करने वाला, क्योंकि मंगल की दृष्टि शुक्र पे है ना, मंगल की 4थी दृष्टि यहाँ पे, और मंगल की 7वीं दृष्टि चंद्रमा पे, तो वहां पे तो अच्छी है। व्यक्ति कई जगह से धन कमाता है। लालच जो है वो गुरु की दशा में आपको नहीं करनी चाहिए। अगर शेयर बाजार वगैरह करना होगा तो शनि की दशा में कर लीजिएगा, और नहीं तो फिर 35 के करीब में, 35 में। वैसे आपकी कुंडली की चंद्रमा ठीक नहीं है, बहुत ज्यादा शेयर वगैरह पे ध्यान मत दीजिएगा। आप लालची हो सकते हैं, किसी दूसरे के नाम पे पैसे कमा सकते हैं, छोटे पैसे लगा सकते हैं, क्योंकि सूर्य ठीक है, चंद्रमा पापक हैं, शनि मंगल का प्रभाव है, इस वजह से आप लगा सकते हैं, पर बहुत ज्यादा मत लगाइएगा, क्योंकि पैसे का बल आपके पास सुनियोजित नहीं है, एकत्रित एक जैसा नहीं होगा, तो वो कभी नुकसान भी देगा, कभी लाभ भी देगा। कारण है क्या? क्योंकि चंद्रमा के पास पक्ष का बल नहीं है। क्लियर है? दशम भाव के अधिपति सूर्य जो है वो गुरु के संपर्क में नहीं है, इस वजह से, और बुध वहां बैठा है, तो व्यक्ति वैचारिक रूप से हमेशा ही वणिक स्वभाव का होता है। मतलब वो हमेशा ही धन एक्स्ट्रा और ज्यादा कमाना चाहता है, और व्यापारिक दृष्टिकोण होने के कारण उसको नुकसान बर्दाश्त नहीं है। कुछ लोग होते हैं, चलो ठीक है कोई बात नहीं, हालांकि ऐसी प्रवृत्ति केतु और के बैठने के कारण थोड़ा बल दे देगी कि व्यक्ति क्षमाशील है, वो समझ जाता है, चलो ठीक है कोई बात नहीं है, मैनेज कर लेंगे। लेकिन अगर वहां बुध नहीं बैठे होते तो व्यक्ति और भी ज्यादा बिल्कुल भी क्षम्य नहीं होता। मतलब किसी के द्वारा वो, अगर कोई व्यक्ति उसके व्यवसाय को डुबोना चाहे, नुकसान करना चाहे, तो उसको बिल्कुल भी व्यक्ति क्षमा नहीं करता। केतु के बैठने के कारण उसके पास अनुभव है कि चलो लोगों को मिला करके चलना है, सबको साथ लेकर के चलना है, सबके बारे में सोचना है, विचार करना है, ऐसा केतु देंगे। अनुभव व्यवसाय को लेकर के आपके पास जितनी भी अच्छी चीजें होंगी वो केतु की दशा में मिल जाती। आप सबसे ज्यादा परेशान होंगे 2036 से 38 तक। उस दौरान आपको गणेश जी की उपासना करनी होगी, भगवान की। अभी भी आपकी कुंडली में गुरु की दशा चल रही है, गुरु इस कुंडली में कारक होते हैं, और 10 डिग्री के बैठे हैं, कमजोर नहीं बैठे हैं। बुध जो है वो जन्म कुंडली में अच्छे बैठे हैं, गुरु जन्म कुंडली में अच्छे बैठे हैं। गुरु तो आपको चरित्रवान बना रहे हैं, सफल बना रहे हैं, व्यवस्थित बना रहे हैं, गंभीरता दे रहे हैं, वाणी से भी, स्वभाव से भी, स्वास्थ्य से भी, आयु भी दे रहे हैं। और शनि का तो प्रभाव है अष्टम भाव पे, अष्टम भाव के अधिपति से शनि त्रिकोण में बैठे हैं, वो भी अच्छा होता है, खराब नहीं है, कुंडली बहुत अच्छी बनी।
यहाँ गौर करते हैं, यहाँ देखिए जो केंद्र में राशियां बनी हैं वहां यहाँ भी वही बनी, ये अच्छा होता है। मंगल का संबंध पंचम भाव से संतान में दिक्कत होती है। राहु शनि गुरु चंद्रमा या संतान कई बार विलंब से हो, कष्ट हो, बीमार हो, ऐसा होता है, किसी न किसी तरीके का एक निक्षेप वहां पर पड़ रहा है। गुरु राहु शनि चंद्रमा ऐसी अवस्था में दाम्पत्य पे उनकी दृष्टि तो हालांकि मैं नहीं कहूंगा, लेकिन इतनी बात जरूर कहूंगा कि दाम्पत्य टूटता नहीं है और बहुत ही स्ट्रांग होता है पोजिशन। दूसरे नंबर पे आप कई बार ये महसूस करेंगे अगर कुंडली मिलाकर के विवाह नहीं हुआ है तो, कि मैं पहले ठीक था अभी थोड़ा कमजोर हो गया हूं, ऐसा विवाह से पहले ठीक था अभी थोड़ी कमजोरी आ गई है, या कई बार विवाह के बाद मुझे कई लोगों की जिम्मेदारी उठानी पड़ी है, एक्स्ट्रा पैसे भी खर्च हुए हैं, सबके होते हैं पर यहाँ कुछ ज्यादा है। उसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में अगर बात करें तो बल बढ़ा है, धार्मिकता बढ़ी है, पत्नी के पास अनुभव बहुत बढ़िया है और अच्छा है, ये बढ़िया है, ये मतलब इसे मैं खराब नहीं कहूंगा। दशमांश कुंडली में सूर्य बुध और शनि का यहाँ बैठना आपके कर्म क्षेत्र के लिए ठीक रहेगा। बुध आपकी कुंडली के लिए दशमेश सप्तम चतुर्थेश होते हैं, लग्नेश जन्म कुंडली में मंगल के साथ, ये बहुत बढ़िया लक्ष्मी संपन्न योग बनेगा, ये तो सबसे ज्यादा अच्छी बात है। लग्न के अधिपति के साथ मंगल का बैठना ये बहुत बढ़िया होगा क्योंकि भाग्य भाव के अधिपति है ना, ये बड़ी बढ़िया है। कर्म क्षेत्र में अभी गुरु की दशा में आराम से आंख बंद करके काम करिए, रुकिएगा कब आप 2035 में स्टडी करना होगा, अपने इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देना होगा, जितने भी पैसे दिए रहेंगे मार्केट में उसको वापस ले लेना चाहिए उस दौरान, मतलब 35 से लेकर के 38 तक किसी को देना नहीं चाहिए, 38-39 तक मान के चलिए 4-5 साल बिल्कुल बंद। अभी चुपचाप आप आगे बढ़ते रहिए, अभी प्रत्येक दिन आप बलवान होंगे, 27 के बाद और भी ज्यादा अच्छे हो जाएंगे, गंभीरता बढ़ेगी, कारोबार अभी आपका ठीक होगा। लेकिन नौमांश कुंडली में जो शनि है वो नीच के हो जा रहे हैं भरणी नक्षत्र के, हालांकि शुक्र जो है वो लग्न में बैठे हैं, इस वजह से सुख की प्रवृत्ति मिलती रहेगी, भाग्य का बल मिलता रहेगा, पूर्वजों का आशीर्वाद भी मिलता रहेगा। मंगल का प्रभाव है जन्म कुंडली के पंचम भाव पे हर जगह, इस वजह से कई बार बल लगाना पड़ता है। गुरु मंगल आप मार्केटिंग बहुत अच्छा कर सकते हैं, शिक्षकीय गुण है, कन्विंसिंग कैपेसिटी आपकी बहुत अच्छी है। गुरु 0 डिग्री के नौमांश में हो जा रहे हैं, इस कारण से कई बार व्यक्ति के जीवन में जिम्मेदारी का भार वहन करना पड़ता है। ये इतनी सारी बातें बताई मैंने, अब आपकी कुंडली में मैं कुछ और भी चीजें बता दूं, जैसे वक्री शनि और वक्री मंगल ये कई बार बहुत ज्यादा टेढ़ी बुद्धि चलाने लगते हैं और जातक को कई तरीके से परेशान करते हैं। जैसे वो धन का संचयन नहीं होने देते, जैसे वो कई बार आपको बेवजह की दुश्मनी पैदा कर देते हैं, बेवजह के गलत निर्णयों में उलझा करके रख देते हैं, उल्टी पुल्टी चीजें सिखा करके, उल्टी पुल्टी दिमाग काम करवा करके अपनी दशा काल में आपसे गलत निर्णय करवाते हैं और फिर आपको उसका भुगतना पड़ता है। आपकी कुंडली में गुरु का प्रभाव चंद्रमा को बहुत अच्छे तरीके से प्रभावित करेगा, यहाँ पे गुरु का प्रभाव चंद्रमा को प्रभावित कर रहा है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे भी गुरु चंद्रमा को देख रहे हैं, यहाँ पे गुरु चंद्रमा की। अब एक बात अगर मैं इसको भी थोड़ी देर के लिए कट दूं कि गुरु की दृष्टि यहाँ नहीं है, तो अगर गुरु और मंगल का एक साथ बैठना भी आपकी कुंडली के लिए बहुत ज्यादा अनुकूलता देने वाली हो जाएगी, जो वस्तुतः ये बता रही है बात कि व्यक्ति अपने कर्म से संतुष्ट होगा और जो भी वो काम करेगा उसमें उसकी पुनरावृत्ति रहेगी, मतलब वो बार बार उस काम को करना चाहेगा क्योंकि उससे उसको धन की प्राप्ति होगी। वस्तुतः जब आप दशमांश कुंडली को देखते हैं तो लग्न के अधिपति का धन में जाना और कारक ग्रह के साथ बैठना या फिर एक एनर्जेटिक ग्रह के साथ बैठना जो व्यक्ति को बुद्धिमानी से अपने कर्म क्षेत्र में रत रह के धन कमाने के लिए प्रेरित करता रहेगा। इसके अतिरिक्त दशमांश कुंडली में सूर्य बुध और शनि के बैठ जाने से बुद्धिमत्ता के साथ साथ व्यक्ति वहां पे जीवन में आने वाली तमाम तरीके की उलझनों को पार करते हुए व्यवस्थित और अनुशासित होते हुए अपने व्यापार को और अपने ठेके को बहुत अच्छे तरीके से चला पाता है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी होगी कि गुरु की दशा कर्म क्षेत्र के लिए बेहतरीन है क्योंकि वही ग्रह आपकी कुंडली के दशमांश चैप्टर का दशमेश और लग्नेश होता है, जो वस्तुतः अपने परम मित्र के साथ बिना किसी पापक ग्रह के प्रभाव के बैठा हुआ है। शुक्र जैसे स्वग्रही ग्रह से उसकी दृष्टि का पात होगा या नहीं भी होगा तो भी मैं समझता हूं कि गुरु बहुत अच्छे बैठे हैं। नवांश कुंडली में वही गुरु आपकी कुंडली के लाभेश होते हैं
और मित्र की राशि में परिवर्तन का योग बना रहे। ऐसी अवस्था भी बहुत अच्छी होगी। 3 केंद्र खाली है, दाम्पत्य थोड़ा तो कमजोर जरूर है, या फिर किसी न किसी तरीके से आपको परेशान कर रहा है, चाहे वो संतान को लेकर के हो, चाहे वो अत्यधिक व्यय को लेकर के हो, चाहे वो पत्नी के स्वास्थ्य के कमजोर होने को लेकर के हो, या थोड़े बहुत कलह का वातावरण तैयार होने को लेकर के। ये चारों में से कोई एक चीज घटित अवश्य हो रही है जिसको लेकर के आप परेशान हो सकते हैं। ये आपकी कुंडली है। शनि की दशा आपकी कुंडली के लिए कैसी जाएगी, आपने ये सवाल भी पूछा था। शनि आपकी कुंडली के लिए बहुत अच्छे नहीं होते। वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए अगर 2 शर्त, अगर मंगल अगर स्वग्रही है, लग्नेश होने के बावजूद अगर स्वग्रही हो जाते हैं तो मारक नहीं होंगे। अगर वो स्वग्रही नहीं है तो थोड़े बहुत मारक प्रभाव भी उन पे आते हैं, क्योंकि वो छठे भाव के अधिपति हैं या पापी ग्रह के रूप में वो जाने लगते हैं। पंचम भाव में अकेले बैठे हैं, लग्न पे गुरु का असर है, इस वजह से थोड़ी सच्चाई है, थोड़ी अच्छाई है, थोड़ी जो है वो सुपरलेटिव एक प्रोनाउंसिएशन मिल सकता है, यानी कि अच्छाई का बल मिलेगा। धन भाव में शनि का बैठना अच्छा होगा, पर वो संचय नहीं होने देते। हालांकि आपकी कुंडली में भवन, भूमि, वाहन, इन सब चीज़ों का सुख बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर मैं और भी बाकी चीज़ें देखूंगा तो निसंदेह आपकी कुंडली में वो अत्यंत निकट से गुरु में शनि जो अंतर्दशा आएगी उसमें आप प्राप्त कर सकते हैं और उसका सुख है। और क्या बताऊं आपको, आपकी कुंडली में पहली संतति होने में दिक्कत होती है, दूसरी संतति से सुख बहुत अच्छा होगा, संतति से संबंध आपकी कुंडली में अच्छे रहेंगे और उसका प्रभाव भी आपके पास रहेगा। संतति बुद्धिमान होगी, चंचल मन की होगी, और साथ ही साथ वो आपसे थोड़ी बहुत दूर भी रहेगी, ऐसा है, या थोड़ा विलंब होता है, ऐसा ही कुछ देख रहा हूँ। ये इतनी सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है। शनि की दशा आपके लिए अच्छी रहेगी, क्योंकि वो आपसे मेहनत की भी करवाए, आपको आपके जीवन में वो माइलस्टोन साबित होती है, आपके जीवन में वो कुछ करवाएगी, कुछ करेंगे तभी परिणाम देगी। ये तो शनि का बेसिक नेचर होता है। इसके बाद वो आपको थोड़ा आलसी बना दे, थोड़ा निंदक, परनिंदक ऐसा गुण विकसित करवा दे आप में, ईर्ष्यालु बना दे, कम बोलने वाला बना दे, वैरागी बना दे, धार्मिक कृत्य कर लीजिएगा, दान पुण्य कर लीजिएगा, नदी नाला पार करने में थोड़ा सामान्यतया संबंध कमजोर कर लीजिएगा, यात्राएं थोड़ी कम हो जाए तो बहुत बढ़िया है। अपने आप को आइसोलेट कर लीजिएगा, अलग थलग बहुत ज़्यादा मत रखिएगा, पर सामाजिक बने रहिएगा, बहुत ज़्यादा अलग विलग होने की आवश्यकता नहीं। शनि की दशा अंतिम दशा में होगी, जैसे आप उस समय वृद्ध हो जाएंगे, इसलिए ग्रह को समझने के कारण आपको मैं ये बात कहूँगा कि ग्रंथ की आवश्यकता होगी और उस दौरान ग्रंथ की शरणागति लेनी होगी। चूंकि शनि आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव को देखेंगे, शनि की दृष्टि 8वें भाव पे है, शनि की दृष्टि जो है वो चंद्रमा पे है, 11वें पे है, इस वजह से 11वें भाव के लिए उनका प्रभाव मिलता रहेगा, मतलब मन थोड़ा बहुत परेशान रहे, आयु लंबी होगी और अपने घर में व्यक्ति निवास करता है। उस समय खर्च को लेकर के आपको अपनी व्यवस्था भी सही बना लेनी चाहिए। कोई ऐसा बीमा पॉलिसी वगैरह ले लीजिए जो उस समय आपको लाभ करे, क्योंकि किसी दूसरे के ऊपर व्यक्ति को आश्रित होते हुए मैं देख रहा हूं, ऐसा संभव है कि आप किसी दूसरे के ऊपर आश्रित होकर के अपना जीवन बिताते रहें, ऐसा भी होता है। क्योंकि शनि के ऊपर शुक्र की अगर दृष्टि है पर वो व्ययेश होकर के बैठे हैं, और वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए अगर चतुर्थ भाव के अधिपति पे एक तरीके से तो बहुत अच्छी बात है कि वो उसका मित्र देख रहा है, पर गौर करिए वो 12वें भाव का भी अधिपति है और कुंडली का मारक ग्रह है। तो जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव पे अगर मारक ग्रह की दृष्टि पड़ेगी तो वो सबसे पहले आपके भावनाओं को कमजोर करेगा, आपके इमोशन को कंट्रोल होने से गड़बड़ करेगा, आपके माता के स्वास्थ्य में शेंध लगाने का काम करेगा, कई तरीके से आपको प्रभावित कर सकता है। क्योंकि चंद्रमा माता का कारक है और शुक्र माता भाव में दिग्बली होते हैं, वो अष्टम भाव में चले गए और गौर करिए तो वो बैठे हैं मिथुन राशि के। तो आपका ध्यान वो कई बार व्यक्ति जब होता है, हालांकि वो रखना तो सबका ध्यान चाहता है, पर कई बार वो इतना ज्यादा रत हो जाता है कि कुछ ऐसे सेक्टर होते हैं, जैसे माता का क्षेत्र हो जाए, व्यय कहाँ हो रहा है और धन कितना बच रहा है, इन 3-4 चीजों पर उसका ध्यान कभी जाता ही नहीं। मतलब गुरु वाली दशा में आपको ये चीज भी ध्यान रखनी होगी, शनि की दशा में भी आपको इसी चीज पे फोकस करना होगा। क्लियर है? इसके बाद कभी भी आपके ऊपर कोई संदेह ना करे, इसका भी ध्यान रखना होगा। इसके अतिरिक्त आपको जो है वो अपने ब्रह्मचर्य का पालन भी करना होगा।
संबंधों में जाने से पहले आपको बहुत सारी चीज़ों को देखना चाहिए। निस्संदेह जो है वो प्रक्रिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा गंभीरता से विचार करें, क्योंकि शुक्र के ऊपर मंगल की और शनि की दृष्टि है। शनि के ऊपर शुक्र की दृष्टि जब होगी तो वो लाभदायक होगी, लेकिन जब वही गुरु में शुक्र चलेंगे और शुक्र में शनि आ जाएंगे तो फिर वहां पे समस्या हो जाए। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति में अकड़न होती है, स्वास्थ्य से संबंधित समस्या होती है, गैस्ट्रिक पेशेंट होता है और दर्द की समस्या होती है, और कई बार पत्नी के पीछे पैसे भी खर्च होते हैं। ये बात भी प्रत्यंतर तक की बात बता रहा हूं मैं। तो शुक्र का प्रत्यंतर कई बार आपको परेशान कर सकता है, गुरु का प्रत्यंतर ठीक रहेगा, शनि का प्रत्यंतर आपको कमजोर कर सकता है, शनि में मंगल का प्रत्यंतर कमजोर कर सकता है। बुध की दशा आपको ऋण वगैरह में डाल सकती है। ऋण वगैरह अगर आप बैंक्स वगैरह से लेना चाहते हैं, जैसे आपने पूछा भी है सवाल ये, तो वस्तुतः आपकी कुंडली में ऋण लेने के बारे में अगर गौर से समझेंगे तो आपकी कुंडली में उसके योग बड़े अच्छे हैं, ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि आपकी कुंडली में थोड़े बहुत कठिनाई के साथ, हालांकि ऋण तो चुकाने में सबको तकलीफ होती है, थोड़ी बहुत तो दिक्कत होती है क्योंकि वो प्रेशर रहता है, पर वो चुक जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि आपकी कुंडली में सूर्य ठीक है, मंगल की भी दृष्टि है, पर दीजिएगा मत, दे करके आप निकाल नहीं पाएंगे। आपकी कुंडली में ये एक समस्या मैं देख रहा हूं। कब क्या बताऊं, आप व्ययी हैं, व्यय करते हैं और पत्नी के ऊपर भी खर्च करेंगे। सुंदर पत्नी पाने की लालसा भी व्यक्ति को होती है, सरकार से जुड़ करके आप काम भी करना चाहते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। काफी है या और कुछ बताऊं? संबंध बता देता हूं। लग्न के अधिपति का पंचम में जाना बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, हर तरीके से। धन के अधिपति का सप्तम में आना, खुद का कारोबार करिए, इकट्ठा करने पे ध्यान ज्यादा दीजिए। तृतीय भाव के अधिपति का धन में जाना, प्राइवेट सेक्टर में व्यक्ति को काम करते देखा जाता है और कई बार खुद का कारोबार करता है। अगर सरकारी नौकरी भी करेगा तो मन करे तो खुद का कारोबार कर लेना चाहिए, क्योंकि आपकी कुंडली में खुद का कारोबार का योग बना हुआ है। चतुर्थ भाव के अधिपति का तृतीय में जाना, द्वितीय में जाना, ये बहुत अच्छा। माता से सुख, माता से संबंध लाभ में जाते हैं। घर में थोड़ा बहुत कलह मचा रहता है या घर में दवाइयों पे पैसे खर्च होते हैं। पंचम भाव के अधिपति का लग्न को देखना, ये व्यक्ति को ज्ञानी, यशस्वी और कई बार प्रेमी किस्म का बना देते हैं। प्रेम में व्यक्ति विकल्प होता है। छठवें भाव के अधिपति का पंचम में आना, थोड़ी बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं, रोग व्याधि वगैरह आता है, संतान थोड़ी बीमार होती है, संतति को लेकर के व्यक्ति को परेशानी होती है। सातवें भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में आठवें में जाना और राहु से दृष्ट होना, इस वजह से शनि से दृष्ट होना, मंगल से दृष्ट होना, दाम्पत्य में थोड़ी बहुत कमजोरी आएगी शुक्र की दशा में विशेषतया, और इसे सावधानी से निभाने की आवश्यकता होगी। अष्टम भाव के अधिपति का यहाँ जाना, गुरु से केंद्र में होना, मेहनत करनी पड़ती है और अपने आप को बार बार सिद्ध करना पड़ता है, खास करके बुद्ध की दशा में। नवम भाव के अधिपति का लाभ में जाना, महाभाग्यशाली योग, महाधनी योग होगा। दशम भाव के अधिपति का धर्म में आना, धर्म कर्माधिपति, केंद्र त्रिकोण का योग बनेगा। योग कारक ग्रह है, स्थिति अच्छी बनी है, बहुत अच्छा बैठा है, किसी पापग्रह का कोई प्रभाव नहीं है। दशम भाव पे राहु केतु का प्रभाव है, थोड़ी बहुत असमंजस की स्थिति, यही राहु अगर यहाँ बैठ जाते तो और भी अच्छी बात हो जाती। एकादशवें के अधिपति हैं, दशम में बैठे हैं, ये भी धन के मामले में योग बढ़िया बनेगा। और सूर्य चंद्रमा उसको घेरे हुए हैं तो ठीक ठाक है। सूर्य चंद्रमा का हतहंता योग बताया मैंने, वो चीज आपकी कुंडली में लागू होगी जो आपके गलत निर्णयों के कारण आपको पश्चाताप का जो है वो द्वार खोलेगी। 12वें भाव के अधिपति जो है वो विपरीत राजयोग बनाएंगे और शुक्र जो है वो कई जगह से, कई ग्रह से प्रभावित है, शनि से भी प्रभावित है, मंगल से भी प्रभावित है। देने से बचना चाहिए, व्ययातिरेक से बचना चाहिए, चाहे किसी भी तरीके से। जल बचाने की बात हो, ऊर्जा बचाने की बात हो, बिजली बचाने की बात हो, वाणी बचाने की बात हो, पत्नी के साथ संबंधों को बचा करके वीर्य बचाने की बात हो, किसी भी तरीके से मैं खुल करके बोल रहा हूँ, तो इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना चाहिए। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। शनि की दशा माइलस्टोन साबित होगी, जो आपसे करवाएगी तब दिलवाएगी। गुरु की दशा आंख बंद करके बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।